साथियों, आप सभी का विजन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोनार झील के संबंध में। तो आप पहले यह फिगर देखिए। तो लोनार झील के बारे में अभी कुछ दिन पहले खबर ये आई कि लोनार झील का जो पानी है उसका कलर चेंज हो गया है और वह रेड कलर का हो गया है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि लोनार झील पहले इस तरीके से दिखाई पड़ रहा था, अब क्या है, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, रेड रेड कलर का। तो इसी के संदर्भ में हुआ क्या है और यह लोनार झील है कहाँ पर? तो यह महाराष्ट्र के जो बुलडाणा ज़िला है, यहाँ पे बुलडाणा इस ज़िले के अंतर्गत यह आता है। तो महाराष्ट्र के बुलडाणा ज़िले के जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान अर्थात नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात जिसको हम लोग शॉर्ट में नीरी के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। तो इससे अनुरोध किया है, इस संस्था से अनुरोध किया है कि वह पिछले कुछ दिनों से जो ये कलर चेंज हुआ है इसके संबंध में आकर के यहाँ पे जांच करें और यह पता लगाएं कि किन वजहों से यह कलर जो है लाल रंग का हो गया है। तो हम लोग अब यह जो झील है, इस झील के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील है या क्रेटर लेक है। क्रेटर क्या होता है? तो जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है, ठीक है, जहाँ से लावा का उद्गार होता है, उसी को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और जब कोई ज्वालामुखी क्या होता है, मृत हो जाता है, मतलब अब उसमें से कोई भी लावा का उद्गार नहीं होता है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, सारे ज्वालामुखी का नहीं, कुछ जो क्रेटर होते हैं ज्वालामुखी के, उनमें क्या होता है कि पानी का जमाव हो जाता है और वो झील का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे जो झील निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। और यह जो लोनार झील है इसका निर्माण जो है प्लिस्टोसियन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ। यहाँ पर एक उल्कापिंड गिरा जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्रेटर, एक गड्ढा बन गया। और यह जो झील है उसका यदि डायमेंशन देखें तो यह 1.85 किलोमीटर के व्यास एवं 500 फीट की गहराई के साथ एक बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। इसके अलावा यह जो झील है यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक अर्थात नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। और इस झील का यदि पानी की बात करें किस प्रकार का, तो इस झील का पानी जो है वो खारा एवं क्षारीय दोनों है। और इस झील में यदि जैव विविधता की बात करें तो इस झील में गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग जो रोगाणु होते हैं, अर्थात इसको इंग्लिश में कहें तो नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, जैसे कि स्लेकिया एसपी, एक्टिनोपॉलिस्पोरा एसपी और कई प्रकार के प्रवासी पक्षी जैसे कि सेल्डक, ग्रेव, रूडी सेल्डक यहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ क्या है, एक समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जिससे यहाँ के जिलाधिकारी ने अनुरोध किया है कि आप उन कारणों का पता लगाएं जिसकी वजह से पानी का कलर जो है लाल हो गया है। तो इसको इंग्लिश में इसका नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। तो नीरी के शॉर्ट फॉर्म से जो है पीसीएस में इस पर कई बार प्रश्न पूछा है कि नीरी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा यह नागपुर में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ देखें तो यह इसकी स्थापना जो है यह वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित एक वित्त पोषित संस्थान है। और यह जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR, इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक घटक प्रयोगशाला है। मतलब उसी के तहत इसके अंतर्गत आने वाली एक प्रयोगशाला है। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वह है पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, उसमें अनुसंधान को करना है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ पर? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई में स्थित हैं। अब थोड़ा सा CSIR के बारे में कुछ चीज़ें देख लें। तो CSIR अर्थात आपका जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और नीरी की स्थापना 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। तथा CSIR जो है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है तथा यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया है। और यहाँ पर इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का होने का मतलब कि जब तक वो पद पर रहते हैं
तब तक उसके अध्यक्ष बने रहते हैं। और यदि इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन होते हैं, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो होते हैं वो इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ऑपरेशन डेजर्ट चेज के बारे में। तो यह ऑपरेशन डेजर्ट चेज है क्या? तो हुआ क्या है कि हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेज के तहत राजस्थान पुलिस ने सैन्य खुफिया अर्थात मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर जयपुर में 2 रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। ये क्या कर रहे थे, ये पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी जिसका नाम है ISI उसको संवेदनशील जानकारी ट्रांसफ़र कर रहे थे या मुहैया करा रहे थे। तो इस ऑपरेशन में शामिल कौन था? तो इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश ATS और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। और यह जो मुहिम थी या जो ऑपरेशन था इसको नाम दिया गया क्या? ऑपरेशन डेजर्ट चेज। तो याद रखिएगा, तो पूछ ले कि ऑपरेशन डेजर्ट चेज क्या है, तो इसको याद रखिएगा कि क्या है। और इसमें कौन कौन शामिल था? तो भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश ATS और राजस्थान पुलिस। और इस ऑपरेशन की शुरुआत जो है हुई कब थी? तो इस ऑपरेशन की शुरुआत जो है अगस्त 2019 में हुई थी, जब लखनऊ स्थित सैन्य खुफिया विभाग ने अपने खोजी कुत्तों के माध्यम से श्रीगंगानगर जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ श्रीगंगानगर के पास जो है एक जासूसी एजेंट के बारे में पता लगाया था जो पाकिस्तान में अपने संचालकों को सैन्य जानकारी दे रहा था। तो यह पता लगा कि जयपुर में मतलब कुछ अधिकारी हैं या जो कर्मचारी ऐसे हैं सरकारी जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उन्हीं को खोजने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। और ये जो दोनों रक्षा कर्मचारी पकड़े गए हैं इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की जो प्रासंगिक धाराएं हैं उनके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। अब थोड़ा सा यह जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 इसके बारे में देख लें। तो इस कानून को वर्ष 1923 में अधिनियमित किया गया था और वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इसे बरकरार रखा गया, मतलब इसे ख़त्म नहीं किया गया। और यह करता क्या है? तो यह कानून जो है वो सरकारी कर्मचारियों एवं नागरिकों पर लागू होता है। तो यहाँ पर कथन के रूप में इसको याद रखिएगा कि यह केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता बल्कि यह नागरिकों पर भी लागू होता। तो ये कथन के रूप में कह दें कि यह जो एक्ट है यह केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों पर केवल नहीं, यह नागरिकों पर भी लागू होता है। और यह जासूसी, राष्ट्रद्रोह एवं राष्ट्र की अखंडता के लिए अन्य संभावित खतरों से निपटने की रूपरेखा भी प्रदान करता है। और इस कानून के तहत जासूसी करना, गुप्त जानकारी साझा करना और वर्दी का अनाधिकृत उपयोग करना, जानकारी रोकना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के साथ हस्तक्षेप आदि को, मतलब जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र हैं वहां के सशस्त्र बलों के साथ हस्तक्षेप करना, मतलब उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना, इन सब को क्या किया गया है? इस कानून के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया। मतलब ये सारे यदि एक्ट किए जाते हैं तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें दंडनीय बताया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं iFLOS मुंबई के बारे में। तो iFLOS मुंबई है क्या? तो हाल ही में हुआ क्या है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा मुंबई शहर में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFLOS मुंबई को विकसित किया गया है। तो ये सीधे सीधे पूछ ले कि iFLOS मुंबई है क्या? तो याद रखिएगा यह मुंबई के लिए एक अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली या साधारण भाषा में यह एक एकीकृत या बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। और इस चेतावनी प्रणाली को मुंबई शहर की बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए विशेष रूप से अधिक वर्षा की घटनाओं एवं चक्रवातों के दौरान मुंबई के लिए प्रारंभिक चेतावनी का प्रावधान इस चेतावनी प्रणाली के माध्यम से किया गया है। जैसे कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि निसर्ग चक्रवात आया तो उसकी वजह से भी क्या है मुंबई में उसका प्रभाव पड़ा। और इसके अलावा क्या होता है कि आप खबरों में सुनते रहते हैं कि मुंबई में मतलब थोड़ी भी बारिश होती है तो यहाँ पर एक तरीके से बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो उन चीज़ों से निपटने के लिए या उन चीज़ों से पहले से एक चेतावनी जारी करने के लिए इस प्रणाली को विकसित किया गया है। अब यह जो प्रणाली है इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जो iFLOS मुंबई है इसको एक मॉड्यूलर संरचना पर बनाया गया है। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल, जैसे कि इसमें डेटा एसिमुलेशन, बाढ़, जल प्लावन, भेद्यता अर्थात वल्नरेबिलिटी, जोखिम प्रसार मॉड्यूल और निर्णय सहायक तंत्र अर्थात डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे 7 मॉड्यूल को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जो ये मॉड्यूलर संरचना है तो इसमें 7 मॉड्यूल को
मतलब एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है। और इस प्रणाली में अन्य कई सारी चीज़ें भी जोड़ी गई हैं, जैसे कि इस प्रणाली में मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र, अर्थात इंग्लिश में कहें तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मौसम मॉडल तथा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी अर्थात IITM तथा ग्रेटर मुंबई नगर निगम और IMD अर्थात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा स्थापित रेन गेज नेटवर्क स्टेशनों से क्षेत्रीय डेटा तथा भूमि उपयोग पर थीमेटिक लेयर एवं बुनियादी ढांचे संबंधित जानकारी आदि को भी इस प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब यह रेन गेज नेटवर्क क्या है, तो इसको थोड़ा सा देख लें। तो रेन गेज नेटवर्क जो है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित अवधि में एकत्रित वर्षा जल की मात्रा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस रेन गेज नेटवर्क का। और यह जो प्रणाली, इस प्रणाली के बारे में अन्य चीज़ें देखें तो मौसम मॉडल के इनपुट के आधार पर हाइड्रोलॉजिक मॉडल का उपयोग जो है वो वर्षा को अपवाह में बदलने के लिए किया जाता है, जो नदियों के जल प्रवाह में वृद्धि करता है। मतलब ये जो मॉडल है, ये मौसम मॉडल, इसमें इनपुट के आदि जो हाइड्रोलॉजिक मॉडल होता है, इसमें क्या होता है कि जब बरसात होगी तो वह बरसात नदियों का जल स्तर कितना बढ़ा सकता है या उससे बाढ़ आने की कितनी संभावना है, तो उन चीज़ों को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। क्योंकि जो मुंबई है यह एक द्वीपीय शहर है। द्वीपीय शहर मतलब यह जो है एक 7 द्वीपों का समूह है, उस पर यह बसा है। और मेनली यह जो द्वीप है जिस पर मुंबई शहर बसा है उसका नाम क्या है, सॉल्सेट द्वीप। क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है पुलिस के कि मुंबई जो है किस द्वीप पर बसाया गया है, तो सॉल्सेट द्वीप पर यह बसा है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चूंकि मुंबई एक द्वीपीय शहर है जिसकी कनेक्टिविटी समुद्र के साथ है, और इसलिए क्या है, इसकी वजह से शहर पर ज्वार एवं तूफान के प्रभाव की गणना करने के लिए हाइड्रोडायनेमिक मॉडल और तूफान वृद्धि मॉडल अर्थात स्टॉर्म सर्ज मॉडल का उपयोग किया जाता है। तथा साथ में यह जो प्रणाली नई वाली विकसित की गई है, इस प्रणाली में शहर के भीतर शहरी जल निकासी एवं बाढ़ वाले क्षेत्रों में पूर्वानुमान से संबंधित प्रावधानों को अंतिम रूप से प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अब थोड़ा सा ये जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसके बारे में देख लें, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM। यह पुणे अवस्थित यह संस्थान जो है यह भारत में मौसम विज्ञान और वायु समुद्र की विशेष गतिविधियों के साथ उष्णकटिबंधीय महासागर हिंद महासागर में अनुसंधान के विस्तार के लिए एक वैज्ञानिक संस्थान है। तो याद रखिएगा यह कहाँ पर स्थित है, तो यह पुणे में अवस्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वंशधारा नदी जल विवाद के संबंध में। तो थोड़ा सा देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में यह इसलिए आया, यह जो विवाद प्रारंभ होता है वर्ष 2009 से प्रारंभ होता है। तो वर्ष 2009 से आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य के मध्य उत्पन्न वंशधारा जल विवाद के समाधान को लेकर के शीघ्र ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार से वार्ता की बात की गई। मतलब आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम इस विवाद को निपटाने के लिए जल्द से जल्द उड़ीसा सरकार से वार्ता करेंगे। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि वंशधारा जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के मध्य में है। अब यह आंध्र प्रदेश जल्द से जल्द इसको निपटाना क्यों चाहता है इस विवाद को, क्योंकि वर्तमान में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही वंशधारा और नागावल्ली नदी की इंटरलिंकिंग को भी पूरा किया जाना है तथा मड डुवालासा परियोजना का भी विस्तार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो इन परियोजनाओं को इनको पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार की रजामंदी जरूरी है। जब तक उनकी रजामंदी नहीं मिलेगी तो ये विवाद समाप्त नहीं होगा और ये अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ याद रखिएगा, जो नागावल्ली जो नदी है यह वंशधारा की ही एक ट्रिब्यूटरी है अर्थात सहायक नदी है। और जो ये मड डुवालसा परियोजना है, ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक मध्यम सिंचाई परियोजना है जिसे आंध्र प्रदेश सरकार पूरा करना चाहती है जल्द से जल्द। तथा ये जो इनका विवाद है, इनके विवाद को सुलझाने के लिए क्या है, के लिए विवाद समाधान के लिए वर्ष 2010 में एक जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया था। अब थोड़ी चर्चा हम लोग वंशधारा नदी के बारे में कर लें, जो कि परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो इस नदी का जो उद्गम है वो उड़ीसा के कालाहांडी जिले के थुआमूल, कहाँ पर, थुआमूल रामपुर से होता है।
तो इतनी चीज़ याद रखिएगा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, उड़ीसा से होता है, तथा यह नदी उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है। यदि पूछा जाए किन राज्यों के बीच, तो 2 राज्यों के बीच प्रवाहित होती है, किसके किससे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। इसके अलावा यह नदी जो है पूर्व दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में अर्थात बंगाल खाड़ी की तरफ बहती है, और यह पूर्व दिशा में ऋषिकुल्ला और गोदावरी नदी जो है, इन नदियों के मध्य से होकर के इसका जो बहाव क्षेत्र है वो है, तथा लगभग यह 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो आंध्र प्रदेश जो कालापट्टनम जिला है वहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, या वहाँ पे बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तथा इस नदी के बेसिन का जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र अर्थात जो टोटल कैचमेंट एरिया है इसका, वो कितना है, लगभग 10,830 वर्ग किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है कि जहाँ से इस नदी में पानी आता है, मतलब जहाँ से जल को ग्रहण करती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो नदी जल विवाद संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, वो क्या प्रावधान, उस प्रावधान के बारे में। तो संविधान का अनुच्छेद 262 जो है यह अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। तो कई बार इस पर प्रश्न बना है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 262, या पूछ लेता है अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा 2 कानून पारित किए गए हैं। कौन कौन से, एक तो आपका है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा है आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम है यह केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कि यह न्यायाधिकरण जो बनाया जाएगा, या जो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, यह किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार को ही यह अधिकार है कि वह इसको बनाती है। तथा यह जो ट्रिब्यूनल होगा, जो गठित न्यायाधिकरण होगा, इसका निर्णय अंतिम होगा, जो कि सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। मतलब इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसके नियमों, इसके जो निर्णय होंगे उसको मानना होगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड के संबंध में, या इसको हम लोग शॉर्ट में DSBO के नाम से जान सकते हैं। तो यह चर्चा में, वैसे जब भी चाइना और भारत के बीच टेंशन होता है तो यह जो दौलत बेग ओल्डी है, यह स्थान जो है चर्चा में आ जाता है। तो इसी, चूँकि अभी क्या है, वर्तमान में भी टेंशन चल रही है, तो इसी के संदर्भ में इस रोड के बारे में भी खबरों में था। तो इस सड़क का जो निर्माण कार्य है लगभग 2 दशकों बाद वर्ष 2020 तक पूरा हो जाने की इसकी उम्मीद बताई जा रही है। अब थोड़ा सा ये जो पूरा स्थान है, यह जो मैपिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह सिचुएशन, यह जो स्थान है कहाँ पर अवस्थित, इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा मैप में यदि देखें तो आप इसको छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका लद्दाख वाला एरिया है। अब जो लद्दाख बनाया गया है ये लद्दाख वाला एरिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अक्साई चीन है, यहीं पर आपका ये अक्साई चीन है, और यहीं पर ये आपका LAC है, अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और इसी को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका जो दारबुक है, ये दारबुक है, और दारबुक से जो है रोड बनाई जा रही है कहाँ तक, आपका दौलत बेग जो ओल्डी नामक स्थान है, ये यहाँ से ये रोड ऐसे यहाँ पर जानी है, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो दौलत बेग ओल्डी है, ठीक है, ये आपका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ से आपकी केवल 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। अब चीन क्या है कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इधर साइड में चीन अपने तरफ क्या है, उसने काफ़ी निर्माण कार्य किया है, रोडें वगैरह बना ली हैं। परंतु जब भारत यहाँ पर रोड का निर्माण करता है, तो या जो भी कंस्ट्रक्शन का कार्य करना चाहता है, तो चाइना के द्वारा इस पर ऑब्जेक्शन किया जाता है। तो रह करके चाइना इस पर अपना क्या है, विरोध जताता रहता है। तो यदि हम इस स्थान को देखें तो यहाँ पर ये जो दौलत बेग ओल्डी है, ये एक पठार है। अब यहाँ तक मतलब जो भी सैन्य सामान है या जो भी वस्तुओं को पहुँचाना है, उसके लिए एक ही हमारे पास साधन है, वो क्या है, वायुसेना। तो वायुसेना का यहाँ पर एक क्या है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जिस पर वायुसेना के द्वारा सामानों की आपूर्ति यहाँ पर की जाती है। परंतु समस्या क्या है कि इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर कुछ ही प्रकार के जो
वायुयान हैं वही उतर सकते हैं, हर प्रकार के वायुयान नहीं उतर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा करना महत्वपूर्ण है। यदि रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो हम अपने सामानों की आपूर्ति जो है यहाँ तक आराम से कर सकेंगे। तो ये आपने पूरा मैप देख लिया, और यहीं पर आपका क्या है, यहीं पर एक जो है नदी है, श्योक नदी गुजरती है। अब चलते हैं यहाँ पर जो आपका कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, तो जो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी जो है, यह लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी इलाका है, जिसे सेना के बीच सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। और यह जो सड़क है, यह सड़क दारबुक से अंतिम भारतीय ग्राम जो है, जिसका नाम श्योक है, श्योक तक लगभग 255 किलोमीटर लंबी सड़क है। और यह जो सड़क है, यह भारत चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके लगभग समानांतर चलती है, और 13,000 फुट से लेकर के 16,000 फुट के बीच की विभिन्न ऊंचाइयों से होकर के यह जाती है। साथ ही यह सड़क जो है लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ने का कार्य करती है, तथा चीन के सिंजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग भी करती है। तथा श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी जो है, यहीं पर दौलत बेग ओल्डी नामक जगह है, यह 1600 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक क्या है, एक पठार है। और यह जो पठार जो यह अवस्थिति है, यह अवस्थित वायुसेना के लिए बहुत अधिक सामरिक महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि यह अवस्थित वायुसेना के लिए आपूर्ति सामग्री पहुंचाने के लिए उन्नत लैंडिंग ग्राउंड अर्थात एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करती है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की थी। तथा यह जो आपका दौलत बेग ओल्डी है, यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी, जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था, जब चाइना से हमारा युद्ध होता है। लेकिन वर्ष 2008 तक इसका रखरखाव नहीं किया गया, और वर्ष 2008 में जो भारतीय वायुसेना है उसके द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया, ताकि जो आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके पास इसका उन्नत लैंडिंग ग्राउंड्स एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग किया जा सके, जिससे कि हम अपने सैन्य चीज़ों की आपूर्ति वहाँ तक कर सकें। अब थोड़ा सा ये जो सड़क निर्माण की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो इस सड़क का निर्माण का कार्य जो है वो वर्ष 2000 में शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 2012 में पूरा किए जाने का लक्ष्य था कि 2000 से प्रारंभ होगा, 2012 में इसको पूरा किया जाना है। तथा यह सड़क निर्माण का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री कार्यालय जो है अर्थात PMO की निगरानी में पूरा किया जाना था। हालांकि हुआ क्या कि निर्माण कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जा सका। अब इसका भी रीज़न था, क्योंकि श्वेक नदी जो है, यहाँ पर श्वेक नदी घाटी जो श्वेक नदी है, तो श्वेक नदी घाटी में बनाई गई सड़क जो होती है वो ग्रीष्मकाल में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती थी। चूँकि यह सड़क श्वेक नदी की घाटी से होकर गुजरती थी, तो चूँकि श्वेक नदी क्या है कि वह अपना रास्ता जो है वो बदलती रहती है, तो इसकी वजह से एक बार जब निर्माण हो जाता था तो क्या होता था, बाढ़ जब आती थी तो उससे ये रोड है क्षतिग्रस्त हो जाती थी। तो इसके बाद क्या किया गया कि जो रोड की डिज़ाइन थी उसको दोबारा से डिज़ाइन किया गया, और सड़क को जो इसके प्रमुख हिस्से थे उसको नदी से दूर रखते हुए इसका पुनः निर्माण किया गया, जिससे कि नदी जो है वहाँ तक ना पहुँच पाए, मतलब नुकसान ना पहुँचा पाए। और इसके अलावा अक्टूबर 2019 में श्योक नदी के ऊपर 430 मीटर लंबे कर्नल चेवांग रिन चेन सेतु का उद्घाटन जो है भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। कौन सा पुल है? तो कर्नल चेवांग रिन चेन सेतु, इसका उद्घाटन किया गया, जो पूर्वी लद्दाख में दारबुक से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने का कार्य करता है। इसके साथ ही लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। अब थोड़ा सा ये जो सड़क बनाई जा रही है इसके सामरिक महत्व की यदि चर्चा करें तो भारत चीन सीमा पर विभिन्न टकरावों तथा आपत्तियों के बावजूद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अवसंरचनात्मक कार्यों को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया है। इनका भारत सरकार का कहना है कि हम अपने ये जो अवसंरचनात्मक कार्य हैं इनको हम रोकेंगे नहीं। तथा यह जो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क है, इसका जो निर्माण है वो इसी दिशा में, जो भारत सरकार का जो निर्णय है उसी दिशा में यह एक पहल है। तथा दौलत बेग ओल्डी जो DVO है, यह चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इससे 9 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। जो ये पठार है यहाँ से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवस्थित है। तथा यह जो सड़क है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र अक्साई चीन चीप चाप नदी और जीवान नाला से सटे क्षेत्रों का प्रबंधन करने में मदद करेगी। तो एक प्रकार से यह क्या है, सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व का है। तथा वर्तमान में क्या है कि वर्तमान समय में यहाँ पहुँचने का एकमात्र तरीका क्या है, सैन्य हवाई पट्टी है।
अतः जब ये सड़क बन जाएगा तो सड़क के माध्यम से सैन्य सामान पहुंचाना वो ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। तथा इसके अलावा चीन ने गेलवान जो नदी घाटी है, गेलवान नदी घाटी क्षेत्र के साथ साथ निर्माण कार्य यहाँ पर उसने किया है। तो इनके निर्माण कार्य को देखते हुए क्या है कि जो हमारा DSDBO सड़क है, इसको चीन से काफ़ी ज़्यादा खतरा भी है। इसके अलावा जो ये दौलत बेग ओल्डी है, इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, जो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह जो पूरा क्षेत्र है या दौलत बेग ओल्डी जो है, एक प्रकार से भारत के लिए बहुत ही सामरिक महत्व का स्थान है। इसके अलावा यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2020 को जो है भारत चीन राजनयिक संबंधों को 70 वर्ष पूरे हुए हैं। तो प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1950 को हुआ था। अब हम लोग कुछ टिडबिट्स करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो पहला है कोल एक्सचेंज के बारे में। तो भारत जो है जल्द ही कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा तथा देश में खनन किए गए पूरे कोयले का व्यापार जो है वो कोल एक्सचेंज नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। और यह जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको स्थापित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोयला क्षेत्र में कई खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। तथा यदि कोयला उत्पादन के बारे में कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन के देश से नंबर 1 पर कौन है? तो चाइना है। और भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत जो है तीसरे नंबर पर उत्पादन में आता है। और यदि भारत में राज्यों के बीच उत्पादन के हिसाब से देखें तो नंबर 1 पर आपको छत्तीसगढ़ आता है जो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। इसके बाद झारखंड दूसरे नंबर पर, तीसरे पर उड़ीसा है, चौथे पर मध्य प्रदेश है और 5वें पे आंध्र प्रदेश है। आगे बात कर लेते हैं पंचवटी योजना के संबंध में। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया। तो याद रखिएगा पंचवटी योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो हिमाचल सरकार के द्वारा की गई। इसके तहत क्या होगा? राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित किए जाएंगे, जहां पे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो टहल सकेंगे और अपना वक्त बिता सकेंगे। और इसकी खास बात क्या है कि इसे मनरेगा के तहत क्रियान्वित किया जाएगा, मतलब इसका निर्माण जो है, जो भी निर्माण कार्य होगा वो मनरेगा के तहत किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं एम-पेपस ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है या भागीदारी की है। तो हुआ क्या है कि क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एम-पेपस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत में संपर्क रहित ATM सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के अंतर्गत मास्टर कार्ड एम-पेपस को मास्टर कार्ड द्वारा संचालित ATM कार्डलेस ATM लॉन्च करने में सहायता करेगा। और इस पहल के माध्यम से होगा क्या कि उपयोगकर्ता जो हैं, जो मास्टर कार्ड के जो उपयोगकर्ता होंगे, वो ATM में बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड डाले पैसे निकाल सकेंगे। मतलब ATM में जाकर के आपको अपना डेबिट कार्ड या जो क्रेडिट कार्ड है उसको इंटर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप अपने मोबाइल से ही क्या करेंगे, उसमें डेटा एंट्री करेंगे, पैसा डालेंगे कि कितना पैसा आपको चाहिए और QR कोड के माध्यम से स्कैन करके आप पैसे को निकाल सकेंगे। तथा अमेरिका के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित ATM की सुविधा उपलब्ध कराई, मतलब उपयोगकर्ताओं को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है, मतलब कॉन्टैक्टलेस ATM की सुविधा एक प्रकार से उपलब्ध कराई जा रही है। अगला है भारतीय रेलवे ने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। और इसे जो है पश्चिम रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर चलाया है, मतलब जो डबल डेकर कंटेनर कह सकते हैं उसको इसके द्वारा चलाया गया है। तो ये जो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है ये क्या होता है? तो आप जैसे देखे होंगे कि जो विद्युतीकृत वाली लाइन होती है, जहाँ से ट्रेन गुजरती है विद्युतीकृत वाली, तो उसके ऊपर लाइन गुजरती होती जो जिससे कि सप्लाई होती है ट्रेन को चलाने के लिए। तो वह जो इक्विपमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? ओवरहेड इक्विपमेंट कहते हैं। जो लाइन ट्रांसमिट होती है उसी को कहते हैं। उसका कई सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे ओवरहेड इक्विपमेंट कहा जाता है, ओवरहेड लाइंस कह दिया जाता है। तो यही ओवरहेड इक्विपमेंट होता है। तो इसी को क्या किया गया है, उसकी जो ऊंचाई है उसको और बढ़ाया गया है, तो ये हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट हो गया है। तो इसके साथ हुआ क्या, इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने ये आपका ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाए जाने वाला
पहला रेलवे बन गया जो दुनिया भर में अपनी तरह की पहली पहल है, मतलब ऐसा कारनामा करने वाला भारत पहला देश है। और इस पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट के तार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है आपकी 7.57 मीटर है। और इसको 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक इसको संचालित किया गया। तो याद रखिएगा कहाँ पर चलाया गया, तो गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच इसको चलाया गया है। तथा जो पश्चिम रेलवे है, पश्चिम रेलवे की स्थापना कब हुई थी, जहाँ पर यह चलाया गया है 5 नवंबर 1951 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ लिखा नहीं गया, यहाँ का मुख्यालय जो है मुंबई है। तो याद रखिएगा पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय वो क्या है, मुंबई है। आगे बात करते हैं सोहजदा पहल। तो यह सोहजदा पहल इनिशिएटिव क्या है, तो बांग्लादेश सरकार ने सोहजदा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। तो याद रखिएगा यह पहल कहाँ की है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।